जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं, चाहे वो एक ही कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन हो या एक से ज़्यादा कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन हो, तो हमारे पास 3 मेजर टेक्निक्स आती हैं, जिनमें रेशो एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है वर्टिकल एनालिसिस। इसमें मैंने डायरेक्ट कंपटीशन के 2 डिफरेंट बिजनेस लिए हैं, मीन्स के एक ही इंडस्ट्री के 2 डिफरेंट कंपनीज लिए हैं, पेप्सी और कोका कोला। वर्टिकल एनालिसिस ये भी एक मेथड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का। इसमें हम एक ही साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। वर्टिकल एनालिसिस में 2 टर्म आती हैं, एक आता है बेस फिगर और दूसरा आता है लाइन आइटम। अब बेस फिगर और लाइन आइटम होता क्या है? जो बेस फिगर है, जिस चीज़ को हम बेस बना रहे हैं उसे हम कहेंगे बेस फिगर, उसे हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं। वर्टिकल एनालिसिस में जब भी हम इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं, टोटल सेल या फिर टोटल रेवेन्यू हमारा बेस फिगर होता है। और बैलेंस शीट की जब हम बात करेंगे, टोटल एसिड या फिर लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर इक्विटी, ये हमारा बेस फिगर होता है। उसके अलावा जितने भी हमारे पास आइटम आ जाते हैं जिनकी हमने परसेंटेज निकालनी होती है, उन्हें हम कहेंगे लाइन आइटम। जैसे इन फार्मूलाज में नज़र आ रहा है, हमने जो बेस फिगर था उसे डिनोमिनेटर में लिखा और जिस चीज़ की परसेंटेज निकालनी थी उसको हमने नोमिनेटर में लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। इस तरह से हमने सबकी परसेंटेज निकाली। हमने बेस फिगर को डिनोमिनेटर में लिखा और नोमिनेटर में हमने जिस चीज़ की निकालनी थी परसेंटेज उसको लिखा और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। इस तरह से हमारे पास सबकी परसेंटेज आ गई। परसेंटेज की बेसिस पे हमने कंपैरिजन और एनालिसिस करना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेट रेवेन्यू है वो हमारा, क्योंकि बेस फिगर था इसलिए उसके 100% आए हैं पेप्सी और कोका कोला दोनों के। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट की जब बात करते हैं तो हमारे पास जो कोका कोला का ग्रॉस प्रॉफिट आया है वो 16.27 है और पेप्सी का 53.34 है। हमें ये पता है कि नेट रेवेन्यू में से जब हम लेस करते हैं CGS को तो हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। इसका मतलब ये हुआ पेप्सी का जो CGS है वो ज़्यादा है, तभी उनका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कम आया है। पेप्सी की CGS की परसेंटेज ज़्यादा आने की ये भी वजह हो सकती है कि शायद वो अपने जो रॉ मटेरियल है उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर पा रही, ज़्यादा वेस्ट कर रही है। इसी वजह से जो उनका है, जो इनका ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर है वो कम आया है। और जो कोका कोला है वो इफ़ेक्टिवली यूज़ कर रही हो, तभी उनका जो है ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा आया और CGS कम आया है। बस ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कम आएगी तो उससे नेट इनकम भी ऑटोमेटिकली कम आएगी। अब नेट इनकम के और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे पेप्सी वालों ने अगर बहुत ज़्यादा लोन वगैरह लिया हो तो उस पर वो उन्होंने इंटरेस्ट देना है, शायद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोन लिया हो जिस पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, और भी टैक्सेस शायद ये ज़्यादा पे कर रहे हैं, और बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं जिससे नेट इनकम कम आए। अब यहाँ पे कोका कोला की जो नेट इनकम है वो 25.27 है और पेप्सी की जो नेट इनकम है 9.66 है। इस नेट इनकम से हमने ये प्रेडिक्शंस लगाई और ग्रॉस प्रॉफिट से कि जो कोका कोला है वो उसकी बेहतर पोजीशन है एज़ कम्पेयर टू पेप्सी।